नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि बच्चे मैं थोड़ा आपको पिछली क्लास से याद दिला दूं कि मैं तरह तरह के फसलों के बारे में आपको बता रहा था। मैंने चाय के बारे में बताया, कॉफ़ी के बारे में बताया। आज जो बच्चे हमें जानना है वो है बागवानी फसलें। क्या बच्चे? बागवानी फसलें। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है बागवानी फसलें। बच्चे जैसे आपने बागवानी शब्द सुना तो बागवानी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बाग बगीचे आने लगते होंगे जिसमें फल और ये फूल वगैरह खिलते हैं। तो बच्चे कोई गलत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर बागवानी फसलों का सेंस बदल जाता है। याद रखिएगा बच्चे कि बागवानी फसल में हम फल एवं सब्जी की खेती करते हैं। किसकी बच्चे? फल एवं सब्जी की। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि बागवानी की फसल में हम फल और सब्जी दोनों की बात करते हैं, फल एवं सब्जी दोनों की बात करते हैं। और बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि भारत फल और सब्जी के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, भारत क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2008 का ये आंकड़ा है। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि 2008 के आंकड़े के अनुसार भारत जो है वो चीन के बाद क्या है? फल एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी बागवानी फसल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों फल होते हैं। तो हमने देखा कि भारत उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों फलों का क्या है? उत्पादक है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि दोनों फलों का भारत क्या है? उत्पादक है। भारत उष्ण का मतलब बच्चे गर्म होता है और शीतोष्ण का मतलब होता है बच्चे शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, यानी ठंडा गर्म मिलाकर। इसका मतलब है कि भारत में गर्म फल सब्जियां भी हैं और ठंडा गर्म यानी कम गर्म यानी ठंडा सेंस में लीजिए बच्चे। तो वैसे भी फल का भारत क्या करता है? उत्पादन करता है। और जैसे मुख्य अगर मैं फल की बात करूं बच्चे, जैसे मान लीजिए आम। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि आम के उत्पादन में भारत का अच्छा स्थान है। लेकिन भारत में कौन कौन से राष्ट्र हैं जो राज्य हैं बच्चे जो आम का उत्पादन करते हैं? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र बच्चे ये आम का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के बाद सभी बच्चे याद रखिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। महाराष्ट्र के बाद बच्चे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत के ये जो राज्य हैं आम के उत्पादन में अग्रणी हैं। यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है। अगर दूसरे फलों की बात करें जैसे बच्चे संतरा, तो याद रखिएगा कि संतरा में नागपुर और चेरापूंजी का नाम आता है। बच्चे याद रखेंगे कि संतरा में किसका नाम आता है? नागपुर और चेरापूंजी का। बच्चे नागपुर महाराष्ट्र में है और चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय में। तो याद रखेंगे बच्चे कि संतरा के उत्पादन में नागपुर और चेरापूंजी का क्या आता है? नाम आता है। अच्छा बच्चे, जहां तक केला की बात की जाए, केला भी एक फल ही है। तो बच्चे याद रखेंगे कि केला के उत्पादन में भारत के जो राज्य अग्रणी है, केरल बच्चे, केरल है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चे, केरल है, मिजोरम, महाराष्ट्र, ये सब केला के उत्पादन में अपना नाम रखते हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र। बच्चे तमिलनाडु में भी अगर हम देखेंगे तो अच्छे से क्या होता है? केले का उत्पादन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमने आम, संतरा और केले के उत्पादन की बात की। उसी तरह बच्चे एक और फल है लीची। याद रखेंगे लीची का भी अच्छा नाम है। तो लीची जो है बच्चे वो भारत के दो राज्यों में खास रूप से उपजाया जाता है। एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा कौन सा राज्य है बच्चे? बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची का बड़े पैमाने पर क्या होता है? उत्पादन होता है। यहां तक क्लियर है बच्चे? मैं मिटाऊं इसे? आप देख सकते हैं कि कौन कौन फल है और कौन कौन से राज्य और जगह क्या है इसमें उत्पादक है। आप वीडियो पॉज करके सारी बात लिख सकते हैं, मैं मिटाता हूं बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे, आपने कुछ और फलों का भी नाम सुना होगा, जैसे कि बच्चे अखरोट है, सेब है,
खुबानी है, ये सब देखते हैं पहाड़ी फल हैं, पहाड़ों पे जनरली पहाड़ी राज्यों में मिलते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना होगा बच्चे कि सेब, नाशपाती, खुबानी, जैसे मान लीजिए बच्चे अखरोट है, सेब है, नाशपाती, खुबानी, ये जो फल हैं ये किस राज्य में बच्चे? तो याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी इसका बच्चे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश देखते हैं बच्चे ये सब पहाड़ी राज्य हैं, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में उत्पादन है, हिमाचल प्रदेश में भी इसका बच्चे उत्पादन है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज सभी बच्चे याद रखिएगा, जो अनानास फल है, अनानास, उसमें मेघालय का नाम आता है। अनानास में किसका नाम आता है बच्चे? मेघालय का। मेघालय में अनानास बड़े पैमाने पर उपजाई जाती है। क्लियर है ना बच्चे? उसी तरह अंगूर देख सकते हैं, एक और फल है अंगूर। अंगूर बच्चे तेलंगाना, तेलंगाना में भी बड़े पैमाने पर अंगूर का उत्पादन है बच्चे, तेलंगाना। फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये सब क्या है? अंगूर में बड़े उत्पादक राज्य हैं। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है? तो चलिए हमने मुख्य मुख्य फलों को देखा, अब जरा सब्जियों की बात करें। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सब्जियां देखें तो विश्व का 13% भारत में उत्पादन है। याद रखिएगा कि विश्व का 13% सब्जी का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो देख सकते हैं कि सब्जी में भी भारत का अच्छा नाम है। क्लियर है? अच्छा, सब्जियों में कौन कौन से सब्जी की अगर बात किया जाए बच्चे, तो मटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी, याद रखेंगे बच्चे, मटर, फूल गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, बैगन है, आलू है, टमाटर, बैगन, आलू आदि। तो देख सकते हैं बच्चे कि हमने ये देखा कि सब्जियों के उत्पादन में भी भारत का क्या है? अच्छा स्थान है। और प्रमुख सब्जियां कौन कौन सी है बच्चे? मटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, बैगन है, एक और चीज़ है बच्चे प्याज, प्याज में भी अच्छा हमारा नाम है। तो हम देख सकते हैं कि प्याज है, आलू है, एटसेट्रा है। क्लियर है बच्चे? तो उस चले फिर हम अन्य फसल पर चलते हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया। रबड़, सभी बच्चे याद रखेंगे हमारी अगली फसल क्या है? रबड़ है। क्लियर है बच्चे? एक बात याद रखिएगा कि रबड़ जो पौधा है उसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल कहते हैं। याद रखिएगा रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। कहाँ की फसल है बच्चे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। बच्चे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, याद रखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची हुई है बच्चे, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच वाले जो भी क्षेत्र हैं उसे ही हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है बच्चे कि रबड़ जो है वो क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। और बच्चे याद रखिएगा कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और इसकी एक और खूबी है कि ये उपोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस बात को भी याद रखेंगे बच्चे कि यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। याद रखिए, मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं बच्चे कि यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्या है? फसल है। लेकिन ठीक है, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन ये उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी हो जाती है। याद रखिएगा बच्चे कि ये उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी हो जाती है। तो हमने देखा कि रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन यह उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो जाती है। बच्चे मैंने आपको बताया है कि उष्ण उपोष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। तो आप इतने दिमाग में ये रखेंगे कि ये गर्म क्षेत्रों में भी हो जाती है। और बच्चे याद रखिएगा जहाँ भी गर्म क्षेत्र होंगे वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि रबड़ को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि रबड़ को हमने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए। बच्चे एकदम क्लियर है? ओके। तो जब ये सोचिए कि अगर तापमान ज़्यादा है तो जाहिर है इन्हें बारिश भी ज़्यादा चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चे कि इन्हें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए।
तो हमने देखा कि एक तो इन्हें तापमान भी ज़्यादा चाहिए और दूसरा बारिश भी ज़्यादा चाहिए। और याद रखिएगा इन्हें नम मतलब मॉइस्चर, नम एवं आर्द्र जलवायु इनके लिए क्या है बच्चे, आदर्श है। आर्द्र का मतलब ही बच्चे भींगा होता है, नमी होता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि इन्हें नम्र जलवायु चाहिए और कैसी जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए। तो हमने ये रबड़ की पहले कैरेक्टर्स को देखा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि रबड़ जो है वो रोपण कृषि में आता है। रबड़ किस में आता है बच्चे, रोपण कृषि में। तो जरा सोचिए, अगर रबड़ रोपण कृषि में आता है इसका मतलब है कि ये कच्चा माल है किसके लिए, उद्योगों के लिए। तो हमें इस बात को याद रखना है कि ये जो है कच्चा माल है किसके लिए, उद्योगों के लिए। तो हमने देखा कि रबड़ एक ऐसा कच्चा माल है जो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं बच्चे, रबड़ उद्योग में चला जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा कि रबड़ को हम उद्योगों के लिए ही कच्चा माल बनते हैं। अच्छा, अब अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो वैसे क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ बच्चे गर्माहट ज़्यादा होगी। याद रखिएगा कि केरल जो है रबड़ में उत्पादन में अच्छा नाम रखता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे रबड़ के उत्पादन में कौन कौन सा क्षेत्र है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। यानी दक्षिण के तीनों राज्य हमने देख लिया बच्चे, केरल देखा, कर्नाटक देखा, तमिलनाडु देखा, फिर अंडमान निकोबार और फिर मेघालय। याद रखिएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और मेघालय। यहाँ बड़े पैमाने पे क्या होता है, रबड़ का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा कि भारत जो है विश्व में चौथा स्थान रखता है रबड़ के उत्पादन में। याद रखिएगा कि विश्व में चौथा स्थान है किसका, भारत का स्थान है भारत का। पर ये आंकड़े कब के हैं बच्चे, ये आंकड़े हैं 2010 और 2011 का। तो 2010 और 2011 का आंकड़ा ये कहता है कि रबड़ जो है उत्पादन में विश्व में कितने पोजीशन पे है, भारत है वो क्या है बच्चे, चौथे पोजीशन पे। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ हमने रबड़ को अच्छे से सीखा। अब अपनी अगली फसल पे चलते हैं बच्चे। तो बच्चे जो मैं अगली फसल की ओर आपको लेके जाऊंगा वो रेशेदार फसल है। क्या है बच्चे, रेशेदार फसल। तो पहले आप इस पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चे। वीडियो पॉज करके आप पूरी बात अच्छे से लिख भी सकते हैं और मेरी बात सुनते रहिए, सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम सीखते हैं रेशेदार फसल और देखते हैं कि रेशेदार फसल में कौन है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? नाउ अब हमें सीखना है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल, एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि रेशेदार फसल में हम वैसी फसलों की बात करते हैं बच्चे जिनमें रेशा हो। आप इसे फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आप इसे फाइबर भी कहते हैं। तो चलिए रेशेदार फसल को सीखते हैं बच्चे। याद रखिएगा कि कुछ खासी फसल हैं जो रेशेदार फसल में आते हैं। कौन कौन, हम जरा इसको क्रम को सीखते हैं बच्चे। कपास, याद रखिएगा कपास रेशेदार फसल है। फिर जूट, क्या बच्चे, जूट, जूट भी क्या है, रेशेदार फसल है। फिर बच्चे सन और फिर रेशम, फिर क्या है, रेशम। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि कपास, जूट, सन और रेशम ये सब क्या है, रेशेदार फसल है। पूरी बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर कुछ सीखना है बच्चे। पहले के जो तीन हैं वो मिट्टी में आते हैं। याद रखिएगा कि ये जो पहले के तीन हैं इसका उत्पादन किस में होता है, मिट्टी में। लेकिन जो रेशम का उत्पादन होता है बच्चे वो होता है कीड़े से। कीड़े से और किस चीज से, कोकून से। कीड़े के क्या बच्चे, कोकून से। तो जरा हमें समझना है कि रेशम का उत्पादन कीड़े के कोकून से होता है। क्लियर है बच्चे? कीड़े का कोकून उसके बॉडी को पार्ट को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कपास, जूट, सन इनका उत्पादन हम किससे करते हैं, मिट्टी से। लेकिन जो रेशम का उत्पादन है वो हम कीड़े के क्या करते हैं, कोकून से करते हैं। और कोकून जो है बच्चे एक पेड़ होता है जिसको हम कहते हैं मलबरी। तो याद रखिएगा कि ये जो कीड़ा है वो मलबरी के पत्ते पर पलता है। किस पर पड़ता है बच्चे, मलबरी के पत्ते पर पलता है। यानी वो मलबरी पेड़ के पत्ते पे ये कीड़े जो हैं पत्ते को खाते हैं और उसी पे पलते हैं। और उन्हीं के कोकून से हम फिर क्या उत्पादन कर देते हैं बच्चे, रेशम उत्पादन करते हैं। और याद रखिएगा कि इस सारी प्रक्रिया को हम रेशम पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन सारी प्रक्रियाओं को बच्चे, रेशम
पालन कहते हैं। इसका मतलब है कि रेशम के कीड़ों को आप पालिए और रेशम के कीड़ों को पाल करते हैं, उसके कोकून से मलबरी निकालते हैं, तब जाकर हम इस पूरे कह रहे हैं मलबरी के पत्ते पे पालते हैं और कोकून से हम रेशम निकालते हैं। और यही जो रेशम पालन है बच्चे, वो अंत में क्या कहला जाता है? रेशम उत्पादन। तो देख सकते हैं कि कीड़ों को पालते हैं और हम क्या कर लेते हैं? रेशम का उत्पादन कर लेते हैं। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे कि सारी प्रक्रिया से जो उत्पादन होती है हम उसी को क्या कह देते हैं? रेशम उत्पादन करते हैं। अब चलिए हम जरा एक एक फसल को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हमें किस फसल को समझना है? कपास को समझना है। पूरी बात समझ में आ गई? तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बच्चे कि कपास, जूट और सन ये तीनों किससे मिलता है? मिट्टी से। लेकिन रेशम जो है वो मलबरी के पत्ते पर पलने वाले एक कीड़े के कोकून से बनता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन कहते हैं। क्लियर है? चलिए नाम, अब बच्चे हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या नाम लिया बच्चे? कपास को। तो चलिए पहले कपास को सीखते हैं। ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि कपास जो है वो भारत इसका मूल स्थान है। याद रखिएगा कि मूल स्थान इसका कौन सा है? भारत है। इसका मतलब है कि कपास जो है ये माना जाता है कि इसका मूल स्थान क्या है? भारत है। ये बाहर की फसल नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कपास का मूल स्थान क्या है? तो वो क्या है बच्चे? वो भारत है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, ये सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि ये सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। कपासी सूती कपड़ा उद्योग का क्या है बच्चे? कच्चा माल है। तो हमने ये भी देखा कि कपास सूती कपड़ा उद्योग का क्या है? कच्चा माल है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर है। भारत इसके उत्पादन में कितने स्थान पर है बच्चे? तो तीसरे स्थान पर है। तो हमने ये भी देखा कि तीसरे स्थान पर उत्पादन है कपास का, जो भारत विश्व में कितने स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। बच्चे अब ये है कि कपास का उत्पादन होता कहाँ है? ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि कपास का उत्पादन जो है दक्षिण के यानी दक्कन के पठार के सूखे भागों में है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कपास का उत्पादन है वो दक्कन के पठार के शुष्कतर भाग में है। शुष्कतर का मतलब है बहुत सूखे भाग में है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो कपास का उत्पादन है वो जो दक्कन का पठार है उसके शुष्कतर भाग में है, यानी कि उसके सूखे भागों में है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या है? काली मिट्टी। इसका मतलब है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है? काली मिट्टी को। मैंने ये बात आपको मिट्टी में भी बताया है बच्चे कि काली मिट्टी को जो है कपास के उत्पादन के लिए हम बेहतर मानते हैं, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी लोग कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, इनको तापमान ऊंचा चाहिए, उच्च तापमान। इसका मतलब है कि कपास की खेती के लिए तापमान क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि इनके लिए तापमान ऊंचा होना चाहिए, फिर वर्षा क्या होनी चाहिए? हल्की वर्षा। क्या होनी चाहिए? हल्की वर्षा। और अगर हल्की वर्षा नहीं है तो फिर हल्की क्या करनी होगी? आपको सिंचाई करनी होगी। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इन कपास को ऊंचा तापमान चाहिए और फिर हल्की वर्षा चाहिए। अगर हल्की वर्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है या हल्की वर्षा नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा? सिंचाई करना होगा। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इसे 210 दिन चाहिए जो पाला रहित हो। जो क्या है? पाला रहित हो, यानी इसे 210 दिन गर्मी का चाहिए बच्चे, ठंड का नहीं चाहिए। यानी 200 दिन में इसे पाला नहीं चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि 210 दिन तक कपास को पाला नहीं चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा इन्हें खिली धूप चाहिए। जब ये तैयार होते हैं तो इन्हें क्या चाहिए? खिली धूप भी चाहिए। तो जब धूप खिली रहेगी तो कपास के जो फसल है वो अच्छे से पकेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि कपास को पक के तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कपास को पक के तैयार होने में लगभग कितना वक्त लगता है बच्चे? तो उन्हें लगभग
6 से 8 महीने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 से 8 महीने जो हैं वो कम नहीं होते। तो हम देख सकते हैं कि कपास के उत्पादन करने के लिए कितना चाहिए बच्चे, कम से कम 6 से 8 महीना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके उत्पादक की बात करूं तो सभी बच्चे याद रखिएगा, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये खास रूप से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चे आप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके अलावा फिर बच्चे अन्य जगह भी कपास का उत्पादन होता है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। मैं फिर से बोल देता हूं बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक। चलिए, यहां हमने अच्छे से कपास को सीखा। अब जरा अगली फसल पे चलते हैं। अगली फसल क्या है बच्चे, देख सकते हैं आप लोग सभी, बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, क्या है, जूट है। तो मैं इसे मिटाऊं, आप ये चीज सीखें, या बच्चे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अच्छे से सारे पॉइंट्स को उतार लेंगे आप। क्लियर है नाउ? अब किस पर आते हैं, जूट पर आते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि जूट को सुनहरा रेशा कहा गया है। क्या कहा गया है जूट को? सुनहरा रेशा, यानी गोल्डन फाइबर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो जूट है उसे ही हम सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि जूट जो है बाढ़ के मैदानों में होती है। इसकी खूबी है, कहाँ होती है बच्चे? बाढ़ के मैदान में, यानी जहां बाढ़ आती है बाढ़ के मैदान में आती है, और फिर वहां से क्या हो जाए, जल निकास हो, यानी बाढ़ आ जाए जम करके पूरे पानी में, और बाढ़ आने के बाद क्या हो, वहां अच्छे से जल निकास हो जाए, यानी जल निकल भी जाए, और जल निकल जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अधिक उर्वर हो जाएगी। इसका मतलब है इनको अधिक उर्वर मिट्टी भी चाहिए। समझ में आए बच्चे? तो बाढ़ के मैदान में होगी, जमकर पानी आए, फिर सारा पानी निकल भी जाए, मिट्टी क्या होगी, खूब अच्छे से उर्वर हो जाएगी। तो इन्हें उर्वर मिट्टी भी चाहिए। और हाँ, याद रखिएगा बच्चे, इनके लिए भी कंडीशन है कि इन्हें भी तापमान क्या चाहिए, ऊंचा चाहिए। तो हमने देखा कि जूट को भी तापमान क्या चाहिए बच्चे, ऊंचा चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर इसके उत्पादन की आप बात करेंगे बच्चे, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये हम बड़े पैमाने पर क्या होता है बच्चे, मेघालय में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इसका प्रयोग किस में होता है। तो याद रखिएगा बच्चे कि इससे बोरियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बोरियां बनाई जाती है। बोरियों के बाद चटाई भी बनाई जाती है। चटाई के अलावा इससे रस्सी भी बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, बोरियां बनती हैं, रस्सी बनती है, चटाई बनती है, तंतु बनते हैं, और तंतु के साथ साथ इससे क्या बनते हैं बच्चे, धागे भी बनते हैं। तो देख सकते हैं इनका प्रयोग कितने चीजों को बनाने में है। हम बोरियां बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, तंतु बनाते हैं, और धागे भी बनाते हैं। तो देख सकते हैं कि जूट का कितना ज़्यादा उपयोग है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे कि इसमें क्या है, लागत बहुत होती है। क्लियर है? इसीलिए इनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है बच्चे कि इसमें लागत उच्च है। लागत उच्च है, इसीलिए इसकी मांग क्या है, कम है। और याद रखिएगा कि बाजार में जो नाइलॉन है, ठीक है, नाइलॉन सस्ती के कारण मांग ज्यादा। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि बाजार में इसका एक विकल्प है, और उसे हम क्या कहते हैं, नाइलॉन कहते हैं। तो नाइलॉन क्या है कि नाइलॉन से भी ये चीजें बन जाती है बच्चे, और नाइलॉन क्या होती है, सस्ती होती है। तो नाइलॉन के सस्ती होने के कारण नाइलॉन की मांग ज़्यादा है, और मांग ज़्यादा होने के कारण देख सकते हैं बच्चे कि जो जूट की मांग क्या हो गई, कम हो गई। और मैंने आपको ये भी बताया था एक बात बच्चे कि इसमें लागत ज़्यादा है, और लागत ज़्यादा होने के कारण भी जूट की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए, यहाँ हमने सारे महत्वपूर्ण फसलों को अच्छे से कवर किया।
गया। अब बच्चे अब जरा हम अगली पॉइंट पर चलेंगे और अगली पॉइंट जो है हमारी, अब हमें अपने कृषि व्यवस्था को समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो बच्चे हमारा अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। पहले मैं ये मिटा दूं, सारी बातें आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। इसका मतलब है बच्चे हम कृषि में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तकनीकी और संस्थागत सुधार की हम बात करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई आपको? आइए बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। क्लियर है बच्चे? ये हमारा अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार, ठीक है। चलिए बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में कृषि कोई नई बात नहीं है। हमने ये देखा है कि भारत में जो कृषि है बच्चे वो हजारों वर्षों से हो रही है। अगर कोई ये कहे कि कृषि भारत के लिए नहीं है तो ये कोई गलत, ये सही बात नहीं है बच्चे। याद रखिएगा कि भारत में कृषि जो है क्या है, हजारों वर्षों से होते जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और परिवर्तन के अभाव के कारण कृषि विकास हमेशा क्या रहा है बच्चे, अवरुद्ध रहा है। याद रखिएगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, हजारों वर्षों से भारत में खेती होती आ रही है, लेकिन खेती की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में और संस्था में परिवर्तन, यानी प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन हो ही नहीं रहा है बच्चे। तो जब तक ये होगा नहीं कैसे काम होगा? तो याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी सुधार और संस्थागत सुधार के अभाव के कारण कृषि का विकास हमेशा क्या रहा है, अवरुद्ध रहा है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि भारत में सिंचाई व्यवस्था भी विकसित हुई है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था के बाद भी भारत के लोग जो हैं मॉनसून और प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या है, पहले तो मैंने आपको क्या कहा बच्चे कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इन दोनों का क्या है बच्चे, अभाव है। तो जैसे अभाव है तो हमने देखा कि सुधार नहीं है। क्लियर है बच्चे? अभी मैंने आपको यही सिखाया कि भारत में क्या है कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का अभाव है, जिसके कारण क्या हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। याद रखिएगा कि सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, इस बात को याद रखिएगा, सिंचाई की व्यवस्था है, किंतु आज भी मॉनसून एवं प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बच्चे इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी हम किस पर निर्भर हैं, मॉनसून पर निर्भर हैं, प्राकृतिक उर्वरता पर हम निर्भर हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा बच्चे कि जनसंख्या के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत की 60% से अधिक आबादी के जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। इस बात को याद रखिएगा कि 60% आबादी, भारत की 60% आबादी किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और बच्चे सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि 60% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है और कृषि में ही विकास का क्या है, अभाव है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति फिर कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि कृषि में सुधार करना बच्चे हमारी पहली आवश्यकता है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चे सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।